वेलकम टू स्टेप अप आईएएस माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि पता है बहुत दिन बाद मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ कुछ लेकर के। और मैं तरोताज़ा होते हुए सोशल जस्टिस को आपके सामने लेके आया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके सामने आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ देना चाहिए आपको, जिससे कहीं ना कहीं दोनों को फ़ायदा होने वाला है। एक तो मुझे फ़ायदा होता है कि मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है फ्रॉम इनसाइड कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ बढ़िया कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में जो यूपीएससी का मज़ा है वो तो अपना ही है। तो सोशल जस्टिस के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और ये लगातार चलने वाला है। सोशल जस्टिस के सारे पोर्शन हम लेने वाले हैं। ये आपको पता है जीएस जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में बहुत ही नेग्लेक्टेड एरिया है, लेकिन ये इसका इम्पोर्टेंस आज आपको पता चलेगा। तो सेशन 1 में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। सेशन 1 में हम डिस्कशन करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल जस्टिस इन यूपीएससी प्रिपरेशन। दूसरा हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या उसे लोग सिर्फ करंट अफेयर से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बार आपको लोगों ने बोला होगा कि सोशल जस्टिस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर से काम चल जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है तो आपको क्वेश्चंस तो पता होंगे लेकिन आंसर्स आपके एफिशिएंट नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं सेकंड पेपर में इसलिए मार्क्स कम हो जाते हैं लोगों के, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि यार करंट अफेयर्स का सारा क्वेश्चन आता है लेकिन उनका आंसर राइटिंग खराब हो जाती है। सारा क्वेश्चन आपका फंसेगा जहाँ से आपने पढ़ा है, लेकिन आंसर राइटिंग में आप उस एफिशिएंसी के साथ नहीं लिख पाते और इसलिए आपके मार्क्स कम हो जाते। तो ये हम किस तरीके से आंसर राइटिंग को करना है, किस तरीके से मार्क्स फेचिंग आंसर राइटिंग को करना है, वो भी हम डिस्कशन करेंगे इस सोशल जस्टिस के पोर्शन में। और ये हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे इसके सिलेबस के ऊपर। तो आज हम करेंगे सिग्निफिकेंस के बारे में। प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 2018 में उसको हम देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो सिलेबस है उस पर कैसे डिस्कशन करके क्या पता चलता है। तो सबसे पहले है सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल जस्टिस इन यूपीएससी प्रिपरेशन। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंस में कि जो आपका सोशल जस्टिस है उसे जनरली गवर्नेंस और ये दोनों मिले हुए होते हैं। तो गवर्नेंस को भी इसके साथ ही लेंगे हम। तो गवर्नेंस और जो सोशल जस्टिस दोनों को मिला के अगर हम देखते हैं तो ये एक बार 100 मार्क्स का पूछा गया 2016 में, 2017 में 100 मार्क्स का और 2018 में 85 मार्क्स का। अगर हम 2013 से देखेंगे तो इसका जो रेशियो रहा है बहुत ज़्यादा रहा है। 2013-14 में तो मोर देन 8 and 9 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। तो अगर हमें सिर्फ 10 या 15 दिन की प्रिपरेशन में लगभग 100 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाए तो कितना ज़बरदस्त चीज़ है। तो सोशल जस्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है अगर आप मार्क्स बेटर चाहते हैं सेकेंड पेपर में। तो इस पोर्शन को कभी भी नेग्लेक्ट ना करें और हमारे इस जो भी सेशन चल रहा है अभी कुछ दिन के लिए, इसको तो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि इसके ज़रिए ही हम आपको सोशल जस्टिस पे कमांड कराएंगे। और सोशल जस्टिस के अदर जो सिग्निफिकेंस है उसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये सोशल जस्टिस आप ध्यान से देखेंगे तो सोशल इश्यूज किस पेपर में है? पेपर 1, जीएस के पेपर 1 में सोशल इश्यूज हैं, उससे मिलता जुलता है पूरा सोशल जस्टिस। बिना सोशल इश्यूज पढ़े सोशल जस्टिस को आप समझ ही नहीं सकते। तो दोनों पोर्शन जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोग सोशल इश्यूज में ही सोशल जस्टिस को निपटा देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोशल जस्टिस को अलग से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपके कई पेपर में हेल्प करने वाला है। लगभग सभी पेपर जितने भी हैं उनका अल्टीमेट एम है सोशल जस्टिस। हमारी इंडियन सोसाइटी में अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, वो चाहे राइट हो, चाहे वो इक्वलिटी हो, चाहे कुछ भी हो, उसको रिसोर्सेस बोला जाता है। उसका जो अलोकेशन है उसका जस्ट करना ही सोशल जस्टिस का एम है। तो अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल जो राइट्स हैं उनका एम है कि उसका जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे जितने भी इश्यूज हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि सोशल जस्टिस नहीं हुआ है। अगर हम एथिक्स पढ़ते हैं तो एथिक्स का एम क्या है? ताकि सोशल जस्टिस हो सके, व्हाट इज़ ड्यू टू अदर्स उनको दिया जाना चाहिए।
इसके बाद हम अगर इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक का एम क्या है? सोशल जस्टिस है। इसलिए जितनी भी जगह पे हम पढ़ रहे होंगे, चाहे वो सोशल इश्यूज हो, चाहे वो सेकेंड पेपर में सोशल जस्टिस हो, गवर्नेंस हो, इंडियन पॉलिटी हो, थर्ड पेपर में डिजास्टर मैनेजमेंट हो, या फिर आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो, इकोनॉमी हो, इन सब का एम है सोशल जस्टिस। तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ अपने में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 100 मार्क्स का नहीं है। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस मिला करके ये लगभग हर जगह पे है। तो गुड गवर्नेंस सोशल जस्टिस क्या है? गवर्नेंस में है, इंटरनल सिक्योरिटी में जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी जो पॉलिसी है उसमें जुड़ा हुआ है, और एथिक्स में भी जुड़ा हुआ है। इसलिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा और मैं बता दूं आपको, एसे राइटिंग में सोशल जस्टिस के बगैर तो कुछ होने वाला ही नहीं है। और ये भी बात आपको लोगों ने बताया होगा कि आंसर राइटिंग करते समय अगर आप किसी वेलफेयर स्कीम की चर्चा करते हैं, कमिटीज़ की चर्चा करते हैं, तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में भी आपको हेल्प करने वाला है, इंटरव्यू में बिल्कुल हेल्प करने वाला है, इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करने वाला है सोशल जस्टिस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि प्रीलिमिनरी में देखिए, यहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स होती हैं सोशल जस्टिस में जो आप पढ़ते हो। और सबसे बड़ी बात है कि वेलफेयर स्कीम्स में बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट आपको नहीं आ रहे होते हैं, 2 स्टेटमेंट आ रहे हैं, तीसरा नहीं आ रहा है। सोशल जस्टिस पे अगर बेसिक्स पे कमांड है तो आपको गेस वर्क करने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए सोशल जस्टिस को पढ़ने के बाद आपकी प्रीलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू, एसे राइटिंग सब जगह हेल्प मिलने वाला। और वो भी कितने दिन में? मैक्सिमम 10 to 15 डेज अगर आप इस पर लगा देते हैं, ठीक से लगा देते हैं 2-2.5 घंटे के हिसाब से, तो आपका पूरा काम हो जाएगा। अब चलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो सोशल जस्टिस है वो करंट अफेयर से ही हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन तो फंस जाएंगे, लेकिन आपने देखा होगा सेकेंड पेपर मार्क्स भी कम हो जाते हैं। आखिर क्या रीजन होगा जो सेकेंड पेपर में मार्क्स कम हो जाते हैं? उसका रीजन ये है कि आपको क्वेश्चन तो पता चल जाएगा, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करना शुरू करते हैं तो जो बेसिक्स हैं उस पर कमांड ना होने की वजह से आपकी आंसर राइटिंग खराब हो जाती है। और अगर आंसर राइटिंग अच्छी करनी है तो सबसे पहला एम आपका ये होना चाहिए कि आप बेसिक्स पे कमांड करें। ठीक है, और चलते हैं फिर क्वेश्चंस देखते हैं। अगर एक क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि बेसिक्स पे बिना कमांड के क्या इसका आंसर लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, appropriate local community level health care intervention is a prerequisite to achieve health for all in India. Explain. भारत में सभी के लिए स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप एक पूर्वापेक्षा है। व्याख्या कीजिए। आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से हो जाएगा? नो डाउट 2018 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, एक सम्मेलन हुआ है जहाँ पे हेल्थ फॉर ऑल का डिस्कशन हुआ है और प्राइमरी हेल्थ केयर पे भी डिस्कशन हुआ है। लेकिन क्या ये क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के हो जाएगा? व्हाट इज हेल्थ फॉर ऑल? क्या कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर होता क्या है? ये किस तरीके से लोगों से जुड़ा होता है? क्यों इसको मजबूत करना ज़रूरी है? क्यों गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए? तो ये फर्स्ट पोर्शन जो होगा, फर्स्ट पार्ट सिलेबस से जुड़ा हुआ है। इस पे जब तक बेसिक्स पे कमांड नहीं होगा, इसका आंसर अच्छे से नहीं लिखा जा सकता है। तो हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा, लेकिन मार्क्स लास्ट में नहीं आता है। अब सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ वेरियस कमीशंस फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस और द सोसाइटी लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ ओवरलैपिंग jurisdiction and duplication of functions. Is it better to merge all commissions into an umbrella human rights commission? ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी बिना बेसिक्स पे कमांड के नहीं लिख सकते। आपको कमीशंस के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, उनके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, और किस तरीके से उनको मर्ज करने पे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, ये तभी आप कर पाएंगे जब बेसिक्स पे कमांड होगा। और थर्ड क्वेश्चन है, हाउ फार डू यू एग्री विद द व्यू दैट द फोकस ऑन लैक of availability of foods as the main cause of hunger takes attention away from ineffective human development policies in India? देखिए, यहाँ पे एक बात कही गई है कि जो
इनइफेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं, वहाँ से अटेंशन दूर हो जाता है। अगर हम सिर्फ फूड की बात करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, इस पे चर्चा होती है, डिस्ट्रीब्यूशन पे चर्चा होती है, तो बाकी जो इफेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं, उससे कहीं ना कहीं ध्यान भटक जाता है। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, क्या लगता है आपको, ये करंट अफेयर्स से हो जाएगा? नहीं, इस पे आपको बेसिक्स पे कमांड करना होगा, और तभी पॉसिबल है इसका आंसर ठीक से लिख पाना। तो हमने देखा कि जब तक हम बेसिक्स पे कमांड नहीं कर सकते, तब तक हम इसके आंसर को अच्छे तरीके से नहीं लिख सकते। आप लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, यू विल बी सेटिस्फाइड ऑल्सो, बट अच्छा आंसर नहीं होगा, और इसलिए आपको मार्क्स भी नहीं आते। 10 में से 3-4 मार्क्स मिल जाएंगे, और 15 में से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इट इज़ नॉट ए गुड स्कोर एट ऑल। तो हम चलते हैं अब सिलेबस पे, देखते हैं। सिलेबस में ध्यान से हम देखेंगे तो 2 बातें यहाँ पे की गई हैं। पहली बात की है गवर्नमेंट पॉलिसी, सभी जानते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। सेकंड बात की गई इंटरवेंशन। आखिर इंटरवेंशन होता क्या है? आपको पता होना चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई पे लोगों ने कहा है, जो खासकर कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में, कि सबको छोड़ दो। डिमांड एंड सप्लाई पे अगर छोड़ देंगे तो अपने आप ही सोशल जस्टिस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जब समझती है कि किसको क्या चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ी। अब इंटरवेंशन होगा तो इश्यूज होंगे, इंटरवेंशन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में होगा तो इश्यूज होंगे, और उनका जो जो उस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, उसको जो डिज़ाइन किया गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन है, इससे संबंधित कोई ना कोई इश्यूज होंगे, जिस पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा इस सेक्शन में। इसके बाद है डेवलपमेंटल प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंटल इंडस्ट्री। व्हाट इज डेवलपमेंट इंडस्ट्री? जब भी डेवलपमेंट इंडस्ट्री की बात हो, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहुत सारे जो चैरिटीज़, डोनर्स, इंस्टीट्यूशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, जो इसमें एंगेज हैं, उनको हम कह सकते हैं डेवलपमेंट इंडस्ट्री। ये जो भी काम करते हैं उस फील्ड में, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, एनजीओ से पूछा जा सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से पूछा जा सकता है। तो आप सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और कहीं ना कहीं गवर्नेंस से जोड़ के इसको क्वेश्चन को पूछते हैं। और ये इसलिए अगर हम इस पे कमांड करेंगे तो हमें करंट अफेयर्स को भी ट्रैक करके रखना है, लेकिन बेसिक्स पे कमांड करना है। एनजीओ का बेसिक काम क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का बेसिक काम क्या है, और तभी हम सोच पाएंगे अगर वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाते हैं। और थर्ड है वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस। आखिर वल्नरेबल सेक्शंस होते कौन है? वल्नरेबल सेक्शंस कौन होते हैं? वल्नरेबल सेक्शंस वो होते हैं कि अगर ज़रा भी परिवर्तन हो आपकी सोसाइटी में, पॉलिटी में और इकोनॉमी में, तो सबसे पहला जो अफेक्टेड कम्युनिटी होगी, अफेक्टेड सेक्शंस होगा, वो वल्नरेबल सेक्शंस होगा। उसमें आपका चाइल्ड हो सकते हैं, वीमेन हो सकते हैं, ओल्ड एजेड पॉपुलेशन हो सकता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, ओबीसी हो सकते हैं, एससी हो सकते हैं, एसटी हो सकते हैं, यानी कि लगभग सारे कमज़ोर जो तबके होते हैं वो सब आ सकते हैं। तो सारी वेलफेयर स्कीम्स इसी पोर्शन में आ जाएगी, और ये सिर्फ सेंटर लेवल पे ही नहीं है, ये स्टेट लेवल पे भी है। तो सेंटर और स्टेट की जो स्कीम है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके मैकेनिज्म पे, इससे लॉज पे, इंस्टीट्यूशंस पे, और बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस, उन सब से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और लास्ट में आता है इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इस सेक्शंस में आते हैं। डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट हेल्थ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज में स्किल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कोई भी क्वेश्चन जो ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए यूज होता हो, उससे क्वेश्चन इस सेक्शन में पूछा जाएगा। इसलिए करंट को ट्रैक करके रखें। और सबसे बात है पॉवर्टी एंड हंगर, ये आपके सोशल इश्यूज में भी है, ये आपके इकोनॉमी में भी है, ये सब जगह है। तो पॉवर्टी एंड हंगर से लगभग हर बार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, इसलिए इस पे अच्छे से कमांड करके रखते हैं। इसमें योजना आप पढ़ सकते हैं, कुरुक्षेत्र आप पढ़ सकते हैं, और न्यूज़पेपर को तो लगातार आपको ट्रैक करके रखना पड़ेगा। और सिलेबस पे बिल्कुल कमांड रखें, क्योंकि ये सिलेबस पे कमांड करने से आपको ये पता चलेगा कि करंट अफेयर्स को हमें किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन जब तक बेसिक्स पे कमांड नहीं होगा, सोशल जस्टिस के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। तो याद रखिए कि हमें क्वेश्चन सिर्फ पकड़ना नहीं आना है, कि क्वेश्चन सिर्फ हमें पता चल जाए, नहीं नहीं, उस पर हमें बेस्ट आंसर राइटिंग करनी है, और बेस्ट आंसर राइटिंग के लिए बेसिक्स पे कमांड करना जरूरी है। याद रखें, हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी से ज़्यादा
एग्ज़ामिनर ओरिएंटेड तैयारी करनी है और एग्ज़ामिनर ओरिएंटेड तैयारी करने के लिए एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करना ज़रूरी है और तभी आपको मार्क्स मिलेगा। तो हम जल्दी जल्दी अपने सेशन 2 के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं और सोशल जस्टिस को हम पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे और इस पे आंसर राइटिंग भी देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।